नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रीड सिलेबस एसएसटी वाले का प्रत्येक यूनिट से वीडियो लेकर आ रही हूँ। जैसे कि मैंने कल सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो अपलोड किया था और आज उसी यूनिट से यानी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज की यूनिट से चैप्टर नंबर 2 वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई, जो कि रीड के साथ साथ राजस्थान इंडिया लेवल की हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गो विधुन देना पड़ता था? स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गो विधुन यानी एक गाय देना पड़ता था? ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य, ये सभी विवाह के नाम हैं। तो कौन से विवाह में देना पड़ता था? तो वो देना पड़ता था 3 नंबर आर्ष विवाह में। क्यों देना पड़ता था? तो धार्मिक कृत्यों हेतु यानी धार्मिक कार्यों के लिए देना पड़ता था। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर मनुस्मृति में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत यानी दिया गया है? तो वो दिया गया ऋग्वेद में। आंसर हो जाएगा 1 ऋग्वेद में। ऋग्वेद में भी कहाँ पर? तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके अंतर्गत वर्ण व्यवस्था बताई गई है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में है? संस्कार, जो 16 संस्कार बताए गए हैं उनका वर्णन किस मूल पाठ में है? स्रोत सूत्र में, मनुस्मृति में, गृहम्य सूत्र में और धर्म सूत्र में। तो जो 16 संस्कार बताए गए हैं उसका मूल पाठ किसमें वर्णित है? तो वो है गृह सूत्र यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद हुआ है। कौन सा? बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें वर्णन हुआ है किसका? संस्कारों का। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार था। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार था, क्या था? शिव पूजा, मूर्ति पूजा, प्रकृति पूजा या फिर नाग पूजा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति पूजा यानी 3 प्रकृति पूजा। यानी कि जो ऋग्वेद में प्रकृति को ही सब कुछ माना जाता था और प्रकृति की पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के प्रकार हैं। प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के कितने प्रकार हैं? 5, 6, 8, 9। आंसर हो जाएगा 8। आंसर है 3, 8। कौन कौन से विवाह? तो देखिए, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, पेशाच विवाह, राक्षस विवाह, प्रजापत्य विवाह और आसुरी विवाह। ओके, अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई है? सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई है? ऋग्वेद में, उपनिषद में, मनुस्मृति में या उक्त कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यमेव जो जयते हैं उपनिषद में वर्णित है। आंसर है 2 उपनिषद। अब उपनिषद में भी कौन सा वाला? तो उपनिषद है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में मिलती है? सूक्ति का नाम है तत्वमसि। तो किस में मिलती है? छांदोग्य में, मुंडक में, मांडुक्य में या फिर ईशावास्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन है। किसका? तत्वमसि सूक्ति का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है। 10 राज्य, जिसे 10 राजाओं का युद्ध कहा गया है, उसका वर्णन किस में है? ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, सामवेद में है या फिर इनमें से किसी में नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा किस में वर्णन है? ऋग्वेद में। एक इसका आंसर है ऋग्वेद में वर्णन है और ऋग्वेद के भी 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। कौन से मंडल में? 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम? निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है?
उषस में, पुरुष में, नाजदी में या आरण्य यानी में। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन मिलता है। और कौन से मंडल में? तो वो हो जाएगा 10वां मंडल और ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? इंद्र को, मित्र को, वरुण को या सावित्र को? गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो वो आंसर हो जाएगा सावित्र को। आंसर हो जाएगा 4 सावित्र। सावित्र सूर्य देवता को कहा गया है और ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। ओके, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है और किसे समर्पित है? तो सावित्र यानी सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ पाए गए हैं? निम्न में से किस ग्रंथ में कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ पाए गए हैं? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर भगवत गीता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ पाए गए हैं। आंसर है 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख हुआ है? वह कौन सी नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक बार हुआ है? गंगा, सरस्वती, कुंभा या फिर सिंधु? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी का सिर्फ एक बार वर्णन किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 5, 7, 10, 12। तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। आंसर है 3, जिसमें से दूसरा और जो 7वां है वो सबसे प्राचीन है। दूसरा और सातवां मंडल जो है सबसे प्राचीन है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, 7वें में दशराज युद्ध का वर्णन है और 10वें में किसका है? 4 वर्णों का वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए, वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया? वाल्मीकि ने, वेदव्यास ने, मनु ने या फिर गार्गी ने? तो इसका आंसर क्या होगा? वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में है? ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, सामवेद में है या अथर्ववेद में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना दी गई है या बताई गई है। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के मंडल में है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के मंडल में है प्रथम, द्वितीय, नवम या दशम? तो पुरुष सूक्त किस में हो जाएगा? दशम में। और इसके अंदर 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके, अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति है? इंद्र, वरुण, अग्नि, रुद्र? ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति है? आंसर होगा वरुण। 2 इसका आंसर हो जाएगा वरुण। वरुण जो है ऋग्वेद में जल के देवता माने जाते थे और ऋतु के पालक थे। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या है? श्रेष्ठ है, अभिजात्य है, उत्कृष्ट है या उपयुक्त सभी है? तो आर्य शब्द का जो अर्थ होता है तीनों ही होते हैं, यानी कि श्रेष्ठ भी होता है, अभिजात्य भी होता है, उत्कृष्ट भी होता है। आंसर हो जाएगा 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सैंधव संस्कृति के विनाश के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उस किस नाम से जाना जाता है? सैंधव संस्कृति के विनाश के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता, वैदिक सभ्यता या फिर द्रविड़ सभ्यता? तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आंसर है 3। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता मुख्यतः किस प्रकार की थी? नगरीय थी, ग्रामीण थी, आधुनिक थी फिर या वाणिज्यिक थी? तो जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। आंसर हो जाएगा 2 ग्रामीण सभ्यता। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का सामान्य अर्थ है, यानी वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? धर्म होता है, समाज होता है, ज्ञान होता है या फिर राजनीति होता है? तो वेद शब्द का होता है अर्थ 3, ज्ञान आंसर होगा इसका। और वेद जो है विद धातु से बना है। किससे बना है? विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 ज्ञान। अगला प्रश्न है, वेदों की भाषा जिसे देववाणी भी कहा जाता है वह है? वेदों की वह भाषा जिसे देववाणी भी कहा जाता है उसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत, हिंदी, प्राकृत या फिर पाली?
आंसर हो जाएगा एक संस्कृत। संस्कृत को वेदों की भाषा कहते हैं, जिसे देववाणी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्यों के भ्रमणशील होने के कारण इन्होंने कोई भौतिक अवशेष नहीं छोड़े। आर्य सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। आर्यों के भ्रमणशील होने के कारण इन्होंने कोई भौतिक अवशेष नहीं छोड़े। आर्य सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं वेद है, उपनिषद है, पुराण है या फिर आरण्यक हैं। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वेद। वेदों से पता चलता है आर्यों के बारे में। वेद कितने हैं? 4 है, सभी को पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद व आर्य संस्कृति का मुख्य स्रोत है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और आर्य संस्कृति का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? यजुर्वेद को, अथर्ववेद को, सामवेद को या फिर ऋग्वेद को? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4, ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद को श्रुति व नीति भी कहा जाता है। अगर ऋग्वेद के उपनाम पूछ लिए जाए तो ऋग्वेद को श्रुति व नित्य भी कहा जाता है। किसे? ऋग्वेद को। अगला प्रश्न है, आर्यों का मूल स्थान कौन सा है? यह विवादग्रस्त प्रश्न है। आर्यों का मूल स्थान भारत मानने वाले विद्वान हैं। यानी कि आर्यों का मूल स्थान क्या था? ये विवादग्रस्त प्रश्न है, लेकिन भारत मानने वाले विद्वान कौन है? पंडित गंगानाथ झा, DS त्रिवेदी, LD कल या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी ने आर्यों का मूल स्थान भारत ही माना है। कौन? पंडित गंगानाथ झा ने, DS त्रिवेदी ने, LD कल ने। तो आंसर हो जाएगा 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? गंगा थी, यमुना थी, सिंधु थी या फिर सरस्वती थी? आंसर हो जाएगा 3, सिंधु नदी जो थी वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी मानी गई है। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी? मातृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एकल परिवार या फिर संयुक्त परिवार? आंसर हो जाएगा इसका आर्यों के कबीलाई यानी पारिवारिक समाज की बुनियादी इकाई थी पितृसत्तात्मक परिवार। आंसर है 2, पितृसत्तात्मक परिवार। और इसमें संयुक्त परिवार प्रथा थी, यानी कि उस समय संयुक्त परिवार में सभी रहते थे। आंसर है 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेद, जो वेद एक गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद को, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो आंसर आ जाएगा इसका 3, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। इसे सूत्रों का वेद भी कहते हैं। किसे? यजुर्वेद को सूत्रों का वेद भी कहते हैं। यज्ञ के समय बोले जाने के कारण इसको सूत्रों का वेद भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर के मतानुसार आर्य मूल निवासी थे। यानी कि मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान क्या बताया है? मध्य एशिया, यूरेशिया, अमेरिका या फिर चीन? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। एक इसका आंसर है मध्य एशिया। इन्होंने ईरान व आसपास का जो क्षेत्र है उसे आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। किसने? मैक्स मुलर ने। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद कालीन आर्यों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वेद कालीन आर्यों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? वह गाँव में रहते थे, वह धूत क्रीड़ा नहीं जानते थे, उनमें बहुविवाह का प्रचलन था, सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई का परिवार था या इकाई परिवार था? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? वे गाँव में रहते थे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। उनमें बहुविवाह का प्रचलन था, सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई परिवार होती थी, ये भी सही। लेकिन द्यूत क्रीड़ा नहीं जानते थे, ये बिल्कुल गलत बात है। द्यूत क्रीड़ा का मतलब होता है जुआ खेलना। ऋग्वैदिक काल में आर्य जुआ भी खेलते थे, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर होता वह द्यूत क्रीड़ा जानते थे, ये राइट हो जाता, लेकिन नहीं जानते थे, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज किस रूप में संगठित था? जन में था, जाति में था, राजन्य में था या फिर सभा में था? तो आंसर हो जाएगा इसका जन। ऋग्वैदिक समाज जन में संगठित था। जन, इसके सर्वोच्च अधिकारी को रक्षक, गोपति या फिर राजन कहा जाता था। जन संगठित था, इसके सर्वोच्च अधिकारी को रक्षक भी कहा जाता था, गोपति भी कहा जाता था और राजन भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे? ये किसने कहा है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे? BG तिलक ने, बैडस्टीन और मैक्स मुलर ने,
विलियम जोन्स ने या फिर वीए स्मिथ ने? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। बेडस्टीन और मैक्स मुलर ने आर्यों को मध्य एशिया वाले यानी कि निवासी बताया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक युग में निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का एक साधन नहीं था? दूत कर्म, रथ दौड़, नौका दौड़ या फिर संगीत? तो इसका आंसर हो जाएगा नौका दौड़। ऋग्वैदिक युग में मनोरंजन का साधन नौका दौड़ नहीं था, बाकी सभी थे दूत कर्म, रथ दौड़, संगीत। दूत कर्म का मतलब होता है जुआ खेलना। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 3 सही है और 1 गलत है। उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, उन्होंने उपनयन संस्कार का अधिकार खो दिया था, उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था, उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो आंसर हो जाएगा इसका उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था। ये गलत है, इसका आंसर है 3, क्योंकि उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था। जैसे कि विदुषी महिलाएं भी हुई है उस समय, गार्गी और मैत्रेयी, यह हुई है उत्तर वैदिक काल की महिलाएं। ओके, अगला प्रश्न है, इसके आंसर हो जाएगा इसका 3, उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था जबकि उन्हें अधिकार था। गायत्री मंत्र का संबंध है सामवेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से या फिर अथर्ववेद से? गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? तो वो हो जाएगा ऋग्वेद से। आंसर है 3, ऋग्वेद से। और ऋग्वेद के भी कौन से मंडल से? तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल से इसका संबंध है। ये किसको समर्पित है? तो ये सावित्र यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत है? क्या है? श्रुति है, जातक है, पुराण है, फिर या राज तरंगिणी है? वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत क्या है? तो वो हो जाएगा श्रुति यानी संहिता। संहिता का मतलब होता है वेद। आंसर है 1। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की थी? ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की थी क्या है? ब्रह्मा है, यज्ञवाद है, आत्मा है या अद्वैतवाद है? आंसर हो जाएगा इसका यज्ञवाद। यज्ञवाद की कह सकते हैं उपनिषदों ने, उपनिषद के जो ऋषि हुए हैं उन्होंने आलोचना की थी। किसकी? यज्ञवाद की। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार हो गया था कर्म, जन्म, अभिरुचि या फिर व्यावसायिक निपुणता? उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का जो आधार हो गया था वो जन्म हो गया था, और इससे पहले कर्म आधारित था, बाद में वो क्या हो जाता है? जन्म आधारित हो जाता है। यानी उत्तर वैदिक काल में जन्म हो चुका था और ऋग्वैदिक काल में कर्म था। तो इसका आंसर क्या है? 2, जन्म। अगला प्रश्न है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, सामवेद से है, अथर्ववेद से? छांदोग्य उपनिषद का संबंध किससे वेद से है? तो आंसर हो जाएगा 3, सामवेद से। अगला प्रश्न है, कठ उपनिषद निम्न में से किस एक से संबंधित है? कठोपनिषद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। 3 इसका आंसर है। कठोपनिषद में आत्मा को अमर बताया गया है। जो कठ उपनिषद है इसमें आत्मा को अमर बताया गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि किस उपनिषद में आत्मा को अमर बताया गया है तो उसका आंसर हो जाएगा कठ उपनिषद में बताया गया है। लेकिन इसका आंसर क्या है? 3, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष सूक्त सृष्टि का ब्रह्मा इस कारण प्रसिद्ध है कि इसमें वर्णन है? ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष सूक्त सृष्टि का ब्रह्मा इस कारण प्रसिद्ध है कि इसमें वर्णन है? किसका? दशरागी युद्ध का, वैदिक देवों का वर्गीकरण, ब्रह्म के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति या फिर वरुण की देवी गुप्तचर 1 के रूप में? पुरुष सूक्त यानी कि ऋग्वेद का प्रसिद्ध जो पुरुष सूक्त है सृष्टि का ब्रह्मा, इसमें जिसका वर्णन है आंसर हो जाएगा 3, ब्रह्म के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति का इसमें वर्णन किया गया है। ओके, तो आंसर हो जाएगा 3। और मंडल कौन सा है? तो मंडल बताया ही था मैंने, कौन सा मंडल है? 10वां मंडल। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम उपनिषद कौन थे? मुंडक और कठ, ईशावास्य और केन, बृहदारण्यक और छांदोग्य या मांडुक्य या मैत्रेयी? तो आंसर हो जाएगा प्राचीनतम जो उपनिषद है वो है बृहदारण्यक और छांदोग्य। आंसर है 3। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक
राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। अजातशत्रु काशी, अशुपति केकई, जनक विदेह, जन्मेजय मद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा जन्मेजय मद्र। 4 आंसर इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कथनों के नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। कथन है, झंझावात के देवता इंद्र के बारे में, झंझावात के देवता नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे और पापियों को दंड देते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा झंझावात के देवता भी इन्हें कहा जाता है और वर्षा के देवता भी इन्हें कहा जाता है। यानी कि ए और सी सही है, बाकी बी और डी गलत है। अब कूट देखिए, ए और सी किस में आ रहा है? ए और सी 3 में आ रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ए व सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वैदिक ग्रंथों का अंग नहीं है? संहिता, उपनिषद, आरण्यक या पुराण। वैदिक ग्रंथों का अंग नहीं है तो 4 हो जाएगा। पुराण वैदिक ग्रंथों का अंग नहीं है। वैदिक ग्रंथों के 5 अंग माने गए हैं, संहिता, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग और ब्राह्मण ग्रंथ, ये 5 अंग माने गए हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वैदिक कालीन 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराज्य युद्ध भी कहा जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यानी 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी पर लड़ा गया? परुष्णी नदी, अस्किनी नदी, विपाशा नदी, वितस्सा नदी। अब देखिए, परुष्णी नदी वर्तमान रावी नदी है, अस्किनी चिनाब, विपाशा व्यास, वितस्सा झेलम। तो 10 राजाओं का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था रावी नदी के किनारे, यानी आंसर हो जाएगा 1 परुष्णी नदी। अगला प्रश्न देखिए, और आज का आखिरी प्रश्न है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। यानी याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किसमें मिलता है? सामवेद में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, या फिर प्रश्नोपनिषद में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, बृहदारण्यक की जो उपनिषद है उसमें याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद मिलता है। तो लगभग ये 47 प्रश्न थे, इन्हें अच्छे से करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। एंड तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।